हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर एकदम जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका मेंटर शुभांकर सर आज फिर ले आया हूँ आपके लिए एक सेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट 30 MCQ सेशन। हमने कल एक सेशन किया हुआ था, आज फिर से और एक सेशन लेंगे। ये रहेगा हमारा पार्ट 2 सेशन, जहाँ पे हम आज भी करेंगे 30 MCQ की प्रैक्टिस, जिसपे हमने सेग्रीगेट किया है MCQ को इस तरह से कि सर 15 क्वेश्चन हमारे रहेंगे रीजनिंग के और 15 क्वेश्चन रहेंगे हमारे मैथ्स के। तो आप एंड तक बने रहिए, देखिएगा आपको नए नए चीज़ देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और कुछ नए अप्रोचेस भी लाए हूँ आपके लिए जो शायद आपने पहले नहीं देखा होगा। ठीक है, और फॉर्मूला पे हम रिलाई करते नहीं है, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया। तो हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन हम कॉन्सेप्चुअली विद बेस्ट अप्रोच एंड अंडरस्टैंडिंग सॉल्व करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना सेशन। बट शुरू करने से पहले जितने भी नए बच्चे आज पहली बार हमारे चैनल में क्लास कर रहे हैं, सबसे पहला काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपके फ्यूचर नोटिफिकेशन कभी मिस ना हो। साथ में आप चाहते हैं अगर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में अवेलेबल है अड्डा 24/7 ऐप। ये ऐप डाउनलोड करेंगे आप तो आपको कुछ फायदे होंगे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रीमियम स्टडी मटेरियल्स, करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट्स, ये सारे फीचर्स आप जो देख पा रहे हो, ये सारे फीचर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लस अभी एग्जाम्स करीब आ गए तो आपका एक ही मोटिव होना चाहिए कि सर मैं जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करूँ, या जितना हो सके मैं उतना प्रैक्टिस करूँगी। ठीक है, और वो प्रैक्टिस आप करना चाहते हो तो आप जाइए हमारे ऐप पे जाके फ्री मॉक टेस्ट लगाइए। इसके लिए आपके लिए कोई चार्जेस हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, फ्री में मॉक दीजिए, अपने रैंक देखिए, एनालिसिस कीजिए कैसे किस तरह से क्वेश्चंस आप कर रहे हो और कैसे बाकी बच्चे कर रहे हैं। सारे एनालिसिस आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो गो एंड डाउनलोड द ऐप टुडे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं नहीं। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सेक्शन ऑफ रीजनिंग 15 क्वेश्चंस। तो आपका काम ये रहेगा कि आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो साइड बाय साइड आप मार्किंग करते हुए चलोगे और एंड में मुझे बताओगे कि सर 15 क्वेश्चंस में आपने कितना क्वेश्चन करेक्ट किया हुआ है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन में है। इस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो आप अगर देख पा रहे हो यहाँ पे हमें एक सीरीज दिया हुआ है। एक सेकंड में इसके फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये काफी बड़ा है। आई होप दिस शुड बी एनफ फॉर अस। ठीक है, ओके। तो सर ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे कुछ सेट ऑफ सीरीज दिए हुए, यहाँ पे नंबर्स है, अल्फाबेट्स है, सिंबल्स है। अब ये सीरीज देने के बाद हम एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, तो हमारे एग्जामिनर ने हमें पूछा है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडल बिटवीन द 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड 8 फ्रॉम द राइट एंड। चलिए इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें कुछ एलिमिनेट या कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमें देखना है कि बीच में कौन है। तो सबसे पहले जब मैं बोलता हूँ 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड का मतलब होता है ये लेफ्ट एंड है। 10th में देखिए कौन है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर पे आई है, यहाँ पे आ गए हम। और 8 फ्रॉम द राइट एंड बता रहा है, राइट एंड से मतलब राइट ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे ये है। अब इन दोनों के बीच में कौन है, हम बोले से दोनों के बीच में कौन है, मैं एक एक करके हटाऊंगा। यहाँ से मैंने पांचों को हटाया, यहाँ से मैं 5 एलिमेंट्स को हटा देता हूँ। ठीक है, देखो करीब आ रहे हैं ना। अब यहाँ से ये 2 और डॉलर हटा दीजिए, आपका आंसर आ गया बी। ठीक है, सिंपल, बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, बी इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों ने आंसर दिया होगा। ठीक है, अगर आपने सही आंसर दिया तो अपने लिए 1 मार्क्स लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके सर, ये देखिए सर एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, बट सेंटेंस बेस्ड एनालॉजी बोलेंगे। अब यही क्वेश्चन अगर एनालॉजी सेंटेंस पे मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, इसे ऐसा लिखूंगा मैं, सर मेल्ट इज रिलेटेड टू लिक्विड। इसी हिसाब से सर अगर मेरे पास है फ्रीज तो ये क्या होगा, ऐसे करके दिया होगा अगर यही क्वेश्चन एनालॉजी पे दिया होता तो ये सेंटेंस बेस्ड एनालॉजी कहते हैं इसे। ठीक है, अच्छा मेल्ट लिक्विड पे रिलेशन ये है कि सर कोई भी चीज को अगर मैं मेल्ट करता हूँ, है ना, कोई भी चीज को अगर मैं मेल्ट करता हूँ तो वो बनता है एक लिक्विड, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, अगर आप कभी एक प्लास्टिक को जलाते हो तो वो क्या बनता है, लिक्विड बनता है ना, लिक्विड के ड्रॉप्स पड़ते हैं उसके। ठीक उसी तरह अगर मैं कोई चीज को फ्रीज करता हूँ तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर देखो तो यहाँ पे मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है आइस, तो आइस हो जाएगा इसका आंसर, बट एक्चुअली आइस होना नहीं चाहिए, बिकॉज जब मैं मेल्ट करता हूँ यहाँ पे मैंने लिक्विड दिया है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट। ओके, स्टेट आपके 3 होते हैं, स्टेट आपके 3 होते हैं, कौन से सर, लिक्विड, गैस और सॉलिड। सो एक्चुअली व्हेन आई से व्हेन आई एम फ्रीजिंग समथिंग, इट मीन्स दैट मैं कोई चीज को अगर फ्रीज करूंगा तो वो बनेगा एक सॉलिड। तो सॉलिड ऑप्शन पे नहीं है तो मुझे जाना होगा आइस के साथ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आइस होता आपका आंसर अगर मैं बोलता कि मैं यहाँ पे वाटर फ्रीज कर रहा हूँ, है ना, वाटर फ्रीज कर रहा हूँ तब जाके आपका आइस बनता है। बिकॉज हर मटेरियल आपका फ्रीज करने में आइस बनता नहीं। अब जैसे लोहे को अगर आप फ्रीज करते हो
तो वो आपका आइस थोड़ी ना बनेगा, लोहा आपका सॉलिड बनेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे एक्चुअल आंसर होना चाहिए था सॉलिड, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट, बट ठीक है जो भी है इसके हिसाब से हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा मेरा आइस। ओके ठीक है, अगला। ओके ये रहा हमारा वर्ड एनोलॉजी, ये परफेक्ट एनोलॉजी क्वेश्चन है। आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे प्रपोर्शन के साइन यूज किए हुए। ओके देखिए क्या बोला है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है सर, जैसे यहाँ पे देखिए एप्पल का हमें बोला है कि सर एप्पल फ्रूट है, एप्पल क्या है सर, एक फ्रूट है। उसी तरह हम बोलेंगे सर पोटैटो क्या हो जाएगा, सर पोटैटो वुड बी अ, हम बोलेंगे सर एक रूट है। ओके रूट वेजिटेबल कहते हैं इसे, है ना, रूट वेजिटेबल। ओके इट इज अ रूट वेजिटेबल, ठीक है, इट इज अ रूट वेजिटेबल। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, ठीक है सर, इसे ट्राई कीजिए। क्या दिया हुआ है सर यहाँ पे, तो सर पुट इज रिलेटेड टू यू क्यू वी यू। अच्छा एक काम करता हूं सर, इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, तब आसान होगा मुझे। सर पी यू टी का जो हमें रेफरेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है सर क्यू वी एंड यू। उसी हिसाब से सर अगर मुझे टी टी का कोड निकालना हो तो क्या होगा, हम बोलेंगे आइए सर करते हैं। हम बोलेंगे सर काम कीजिए, आप इन्हें लेटर नंबर कर दीजिए, है ना, लेटर नंबर कर दीजिए। सर पी हमारा हो जाएगा 16 नंबर लेटर, यू इज माई 21 नंबर लेटर, टी इज माई 20 नंबर लेटर। उसी हिसाब से यहाँ पे देखो तो सर क्यू होता है 17, वी इज 22 एंड यू इज योर 21। अरे सर बहुत ही ईजी था, है ना, ये लिखने का जरूरत था ही नहीं, है ना। डायरेक्ट दिख रहा है कि सर पी के बाद का लेटर लिख रहे हैं, बट लेटर नंबर लिख ही लिया तो दिख रहे हैं सर, +1 कर दीजिए यहाँ पे +1, यहाँ पे +1। सो वी कैन सी दैट वी आर जस्ट राइटिंग द नेक्स्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड। तो टी के बाद क्या आएगा सर, टी यू, यू वाला ऑप्शन एक ही दिख रहा है, सी, सी हो जाएगा आंसर। सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप इट्स क्लियर। यस नेक्स्ट, चलिए इसका आंसर बताइए सर। नंबर बेस्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो आज आपको एनालॉजी के काफ़ी सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, बिकॉज इट इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में अगर आप मुझे पूछते हो कि सर ऐसा टॉपिक बताइए जो आप श्योर हो के आएगा, तो मैं बोलूँगा एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, ठीक है। ये 3 ऐसे टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पक्का आएंगे ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपके एग्जाम में नहीं दे। और कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है सर, दिख रहा है डायरेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, इट इज डायरेक्टली अ स्क्वायर। सर 9 है, 9 का स्क्वायर कर लोगे तो आपको मिलेगा 81। उसी तरह सर यहाँ पे 12 है, 12 का स्क्वायर कर लेंगे तो आएगा आपका 144, विच इज इन योर ऑप्शन नंबर डी, विच इज इन ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फाइंड दी ऑड वन आउट, अभी ऑड वन आउट निकालना है हमें। हमें दिए हुए हैं यहाँ पे 4 ऑप्शंस, इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन थोड़ा अलग है, तो हमें दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पहले, है ना, वहाँ पे जगह नहीं होगा। NOPQ दिया हुआ है, JKLM दिया हुआ है, FGHI दिया हुआ है, और ABCE दिया हुआ है। अच्छा क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे लेटर नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट देख पा रहे सर, NO देन PQ, कंजिक्यूटिव लेटर्स लिख रहे हैं सर बस, है ना। देखिए JKLM कंजिक्यूटिव लेटर्स भी आ राइटिंग, है ना, FGHI कंजिक्यूटिव, ये ABCD होना चाहिए, E दिया हुआ है, दैट मींस दिस वुड बी द ऑड वन आउट। ऑप्शन डी रहेगा हमारा ऑड वन आउट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके तो आज ये है यूनिक क्वेश्चन, कल के सेशन में हमने ये नहीं किया था, आज मैं लाया आपके लिए क्यूब्स एंड डाइस का एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए बोला है 3 पोजिशन ऑफ अ क्यूब आर शोन बिलो, 3 पोजिशन है हमारे एक क्यूब के, मतलब एक ही क्यूब है, लेकिन मैं जब इसको एक बार थ्रो करता हूँ तो ये आता है, अगली बार क्या तो ये, अगली बार क्या तो ये, ठीक है। अभी हमें पूछा है व्हाट विल कम ऑपोजिट टू द फेस कंटेनिंग आर। अच्छा सर यहाँ पे जो आर फेस आपको दिख रहा है, इस आर फेस के ऑपोजिट पे कौन आएगा, आर फेस के सर ऑपोजिट पे अगर आएगा तो कौन आएगा। तो देखिए आपको एक टेक्निक सिखाता हूं मैं, ठीक है, क्या टेक्निक है यहाँ पे। अभी अगर आप इन दोनों को देखते हो, है ना, इन दोनों को देखते हो तो आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे एक फेस कॉमन है, कौन, आर आर कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर इन दोनों को भी आप देखते हो तो आपको दिखेगा कि सर यहाँ पे कौन सा फेस कॉमन है, सर यहाँ पे जी जी फेस कॉमन है, ठीक है। तो आप
ये दोनों लेते हुए भी सॉल्व कर सकते हो और आप ये दो लेते हुए भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये दो उठा रहा हूँ, आप चाहते हो तो ये दो उठा के भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रिक क्या कहता है सर, ये ट्रिक ये कहता है कि सर जो फेज आपके कॉमन है आप उसको पहले लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे कौन कॉमन है सर, जी है ना, तो जी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अगला क्या करूंगा, अगला जो मेरा स्टेप रहेगा कि सर जी से मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, आपका मर्जी है, आप जैसे जाना चाहते हो। मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज मतलब जी के बाद ऐसे चला गया, क्या आ गया, आर आ गया। तो मतलब जी के बाद कौन आएगा सर, यहाँ पे आएगा मेरा आर, हो गया। अब आर के बाद कौन आया सर, देखिए आर के बाद आ गया बी, है ना, क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो यहाँ पे आ गया क्या आपका बी, तो यहाँ पे आपका आ गया बी, ठीक है। जी था, जी से क्लॉकवाइज गया आर आ गया, आर से क्लॉकवाइज गया बी, ठीक है। अब मैं ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कौन कॉमन है, जी कॉमन है, तो जी लिख दीजिए सबसे पहले, जी लिखा, ठीक है सर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा, ठीक है। यहाँ पे क्लॉकवाइज गया हूँ तो यहाँ भी क्लॉकवाइज जाना होगा मुझे, एंटी क्लॉकवाइज चले मत जाइए, ठीक है, क्लॉकवाइज जाऊंगा, ठीक है सर। जी के बाद क्या आ रहा है, वाई, मैं बोला सर वाई लिख देते हैं यहाँ पे, वाई। फिर सर वाई के बाद आ रहा है सी, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप सी, यहाँ पर लिख दीजिए सी, ओके। अब मुझे बोला क्या था, मुझे बताया गया था कि आर के ऑपोजिट में कौन आएगा, तो मैं बोला सर देखिए आर के ऑपोजिट में कौन दिख रहा है मुझे, वाई दिख रहा है, वाई हो गया आंसर, यस वाई हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ए, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ओके। चलिए आर के ऑपोजिट में कौन आ जाएगा सर, जी आ जाएगा, ठीक है, वाई आएगा, सॉरी वाई आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ओके ये देखिए सर, इसे हम कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, बहुत सिंपल है। बॉडमास रूल की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। सबसे पहले आपको ये जो नोटेशन दिए हुए इनको बदलना होगा क्वेश्चन के रेस्पेक्ट पे, ठीक है। तो मैं इनको पहले बदल देता हूँ सर, 14 है 14 लिखता हूँ। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह क्या दिया हुआ है सर, मल्टीप्लाई की जगह ऐड दिया हुआ है तो एडिशन हो जाएगा यहाँ पे। और डिवाइड, डिवाइड की जगह क्या है सर, डिवाइड की जगह माइनस दिया हुआ है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 70। फिर प्लस आ गया, प्लस की जगह क्या है सर, प्लस की जगह डिवाइड दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड बाई 10। ओके, माइनस दिया हुआ, माइनस की जगह पे क्या है सर, माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बॉड मास रूल अगर लगाएंगे तो हम बोले सबसे पहले मुझे करना होगा डिवीजन, राइट। बॉड मास डी पहले है तो डिवीजन पहले करना है सर, डिवीजन पहले करेंगे। अब सर 14 हो गया, ये प्लस 4 हो गया सर, माइनस 70 डिवाइड बाई 10 वुड बी 7, हो गया, इंटू हो गया यहाँ पे 2, 7 इंटू 2 हो गया, यस हम लोग ठीक है सर। अगला सर हमें मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं सर। 14 हो गया सर, फिर प्लस 4 हो गया, माइनस 7 टू ज़ा मेरा फिर से हो जाएगा 14, ठीक है। ओके आगे से करते हैं सर। 14 प्लस 4 कितना होगा सर, 14 प्लस 4 होगा 18, 18 माइनस 14 वुड बी हाउ मच सर, 4। तो मैं बोलूंगा कि सर ये मेरा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी, डी पे दिख रहा है मेरे आंसर, ठीक है, करेक्ट। ओके वेरी गुड, नेक्स्ट पे चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन में है, चलिए देखते हैं क्या है ये। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स है हमारे इस फिगर पे, ठीक है। तो कुछ ट्राइंगल्स होते हैं जहाँ पे हम ट्रिक लगा सकते हैं, तो ये उनमें से एक ट्राइंगल है जहाँ पे हम ट्रिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिक ये रहेगा, इस ऐसे ट्राइंगल्स को हम कहते हैं वन सेगमेंट ट्राइंगल। क्या सेगमेंट ट्राइंगल सर, वन सेगमेंट ट्राइंगल। सर वन सेगमेंट ट्राइंगल का मतलब क्या है कि सर ऐसे ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल, है ना, जिसके एक पॉइंट से हमारे सेगमेंट्स जाएंगे। मतलब ये पॉइंट को लिया मैंने, मान लो यहाँ से एक लाइन चला गया, यहाँ से और एक लाइन चला गया, यहाँ से और एक लाइन चला गया, ऐसे ट्राइंगल को हम वन सेगमेंट ट्राइंगल्स कहते हैं। तो इसका ट्रिक ये रहता है, अब जैसे यहाँ पे मुझे ढूंढना हो कि कितने ट्राइंगल्स है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इन पे नंबरिंग कर देना है, जैसे 1 2 3 और 4 हो गया। अब इन नंबर्स को आपको सिंपली ऐड कर देना है, ऐड कर देना है, कितना आ गया सर, ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आपका 10। मतलब ये पर्टिकुलर फिगर पे 10 ट्राइंगल्स बनेंगे, कितने बनेंगे सर, 10 ट्राइंगल्स, ठीक है। सिमिलर ट्रिक यहाँ पे भी लगा देते हैं हम, यहाँ पे लगा सकते हैं कैसे सर, देखिए 1 पॉइंट सेगमेंट ट्राइंगल है ना, नंबरिंग करता हूँ सर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, बन गया, ऐड कर दीजिए इसे। सर 1 प्लस 2 प्लस 3 कितने आएगा सर, ये बराबर होगा 6 के, 6 के बराबर हो गया, हाँ सर। नीचे में भी देखिए, एक पॉइंट से लाइन जाए तो यहाँ पे नंबरिंग कर दो, 1 और 2 लिख दो, हो गया, इन दोनों को भी ऐड कर दो। 1 प्लस 2 कितने के बराबर, 3 के बराबर, तो यहाँ पे आएगा कितना 3। तो टोटल कितना बना, 6 प्लस 3 आ जाएगा आपका 9। बन गया डायग्राम, यस सर, परफेक्ट। वी आर गेटिंग 9 एज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आई होप समझ में आ गया होगा आपको 9 कैसे आ रहा है, ठीक है, ओके परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट।
आइए सर, ये हमारा रहेगा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है देखिए, फैमिली ट्री बनाते हैं पहले। सी इज द मदर ऑफ ए एंड बी। अच्छा, ए और बी की मम्मी है सी। मैं बोला सर ए और बी सिबलिंग होंगे, इसका मतलब सर ए बी सिबलिंग होंगे और इन दोनों की मम्मी कौन है, सी। तो सी आ गई इसके ऊपर, मम्मी है तो ऊपर, पापा होंगे तो ऊपर, है ना। ठीक है, अगले, इफ डी इज द हस्बैंड ऑफ बी। अच्छा, डी इज द हस्बैंड ऑफ बी बोल दिया, तो मैं बोला सर डी इसका हस्बैंड है, बी के हस्बैंड डी है, तो बी हो जाएगी एक फीमेल, है ना। यस, हम बोल गए हाँ सर, डी इज द हस्बैंड ऑफ बी, देन बी वुड बी अ फीमेल। अब पूछा क्या है, व्हाट इज सी टू डी। सी टू डी जब बोलूंगा तो मतलब डी सी को क्या बोल रहा है, तो देखिए डी की वाइफ की मम्मी, डी की वाइफ की मम्मी क्या होगी, इसकी मदर इन लॉ होगी। मदर इन लॉ ऑप्शन नंबर ए पे है, तो ये इसका आंसर है, मदर इन लॉ। आई होप इट्स क्लियर, ओके, मदर इन लॉ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। हमें बोला है सर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वन व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री रिस्पॉन्सेज। ओके सर, यहाँ पे ऑड वन आउट हमें निकालना है, कौन ऑड है वो निकालना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से एक आपकी ऑड है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, उसका फिर नंबर लिख दिया मैंने, है ना। सिंपली आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे मैं लेटर नंबर्स लिख रहा हूँ, है ना। देखिए एम जो ऐसा वो 30 नंबर लेटर होता है, ए 1 नंबर लेटर होता है, एन होता है 40 नंबर लेटर, दिख रहा है। सिंपली आई एम राइटिंग द लेटर नंबर्स। इसको चेक करते हैं, चलिए। आर इज 18 नंबर लेटर, यस सर। ए इज योर 1 नंबर लेटर, यस सर। एम इज 30 नंबर लेटर, यस सर। यस सर, मैच हो गया, ठीक है। जे 10 नंबर लेटर, यस सर। यू 21 नंबर लेटर, यस सर। जी 7 नंबर, यस सर। बचा ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। एच को देखिए सर, एच इज 8 नंबर लेटर, यस सर। यू इज 21 नंबर, यस सर। बी सर 2 नंबर लेटर है सर, 10 कहां से आ गया, 10 तो जे होता है ना, तो 10 गलत है सर, नहीं होगा, है ना। 2 होना चाहिए था सर, 10 दे दिया, तो ये हो गया गलत। आई वुड से ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट 12 पे देखिए, सेलेक्ट द टर्म दैट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने खुद नहीं डाला है, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं पीवाईक्यू के ही है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट अगर देखूं मैं तो ये सीरीज पे मुझे स्क्वायर सीरीज दिख रहा है, स्क्वायर सीरीज। स्क्वायर सीरीज का मतलब है कि सर ये सारे नंबर स्क्वायर नंबर्स हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं। जैसे देखिए 1 का मतलब होता है 1 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 स्क्वायर, 9 मतलब 3 स्क्वायर, 5 मतलब 5 स्क्वायर, 25 मतलब 5 स्क्वायर, सॉरी 36 मतलब 6 स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आएगा सर, 4 स्क्वायर आएगा, 4 स्क्वायर मतलब 16। हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए। बट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की जरूरत थी, जिन्होंने ऑब्जर्व किया उनका आंसर आ गया। बट कुछ लोग यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन भी लगाने जाएंगे तो आपका आंसर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो बी केयरफुल। नेक्स्ट, ओके, सेट टाइप क्वेश्चंस क्या है देखिए, ये ब्रैकेट में आपको दिए हुए कुछ नंबर्स, है ना। और ये नंबर्स ऐसे ही नहीं दिए हुए, ये नंबर्स के पीछे कुछ लॉजिक छुपा हुआ है, तो आपको बताना है कि वो लॉजिक है क्या। व्हाट इज दैट पर्टिकुलर लॉजिक, यू हैव टू टेल, ठीक है। ओके, अब जो लॉजिक यहाँ पे आपको दिखेगा वही लॉजिक मुझे ये सारे ऑप्शन पे लगा के देखना है कि कौन से ऑप्शन पे मेरा सेम लॉजिक काम कर रहा है। ओके, तो इस पे आपके ऑब्जर्वेशन का जरूरत पड़ता है। अब देखिए आप ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ये 3 नंबर्स लिखे हैं, तो आप ऑब्जर्व करोगे अगर, तो आप नोटिस करना कि आगे में 3 है और पीछे में 4 है, दिख रहा है ना, और बीच में 24 है। ओके, अब अगर आप नोटिस करोगे कि सर साइड के नंबर्स छोटे और बीच में बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि सर मैंने इन दोनों नंबर पे कुछ किया होगा, इसलिए ये आया होगा। हमेशा ऐसे याद करना, ठीक है। सेट क्वेश्चंस पे कभी कभी यहाँ बड़ा नंबर होगा, तो आप समझ लेना कि ये 2 नंबर्स पे कुछ हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे बड़ा नंबर आ रहा है। बट यहाँ पे क्या है, बीच में बड़ा नंबर है, मतलब 3 और 4 में मैंने कुछ किया तब जाके ये आया। और क्या हो रहा है समझ में आ गया होगा। अगर मैं 3 और 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 to 4 कितना हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा। और 12 को सर फिर से अगर इंटू 2 कर देता हूँ एक्स्ट्रा, तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। यस सर, आ जाएगा, है ना। तो मतलब मैंने क्या किया, अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं, है ना, ए बी और सी, तो एक्चुअली वी आर डूइंग दिस कि सर फर्स्ट आई एम डूइंग ए इंटू सी, हो गया। इसके बाद सर इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तब जाके मेरा आया है बी। तो ये फॉर्मूला की तरह आप इसको यूज कर सकते हो। अब यही चीज यहाँ पे लगा के देख लो कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। 6 11 जा 66 होगा, इंटू 2 करोगे तो 136 आएगा, 132 आएगा, 35 तो हो नहीं सकता सर, गलत है ना। 12 4 जा 48, इंटू 2 अगर करेंगे तो 96 बनेगा, 84 नहीं होगा सर, ये भी गलत है। ओके, 2 8 जा 16 होगा, 16 इंटू 2 32, 30 दिया हुआ है नहीं। ओके, 4 9 जा 36, 36 इंटू 2 72, यस सर, दिस परफेक्ट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी वुड बी माई राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर। ओके, अगले में चलते हैं। ये देखिए सर, कोडेड टाइप ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, ठीक है। सो इसको करने का तरीका क्या है,
इसको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम जेंडर से ऑप्शंस को वो करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, अगर होते हैं तो। नहीं होता होगा अगर, तो फिर तो सॉल्व करना होगा, बट मेजोरिटी ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो ही जाते हैं। लेट्स चेक, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्या नहीं वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आपको देखना ये है कि मुझे निकालना क्या है। सबसे पहले मुझे निकालना है कि कौन सी ऑप्शन से मुझे दिखेगा क्या, ये फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स एम इज द नेफ्यू ऑफ आर। एम आर का नेफ्यू होना चाहिए। आर एम आर का नेफ्यू होने का मतलब ये है कि सर एम जो भी होगा वो होना चाहिए एक मेल, एम शुड बी अ मेल। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन में चेक करता हूँ जहां पे एम मुझे मेल दिख रहा हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एम डिवाइड बाई टी दिया हुआ है। एम डिवाइड बाई टी का मतलब क्या है, वो मीनिंग आप यहाँ पे देखोगे। देखो एम डिवाइड बाई टी अगर होता है सर तो एम हो जाएगा इसका भाई, है ना, एम हो जाएगा टी का भाई, यस सर। तो एम मेल दिख रहा है मुझे, तो ये शायद आंसर हो सकता है, दिस माइट बी दी आंसर। इसको देखते हैं। टी प्लस एम दिया हुआ है, टी प्लस एम का मतलब सर टी प्लस एम अगर होगा तो टी होगी इसकी मम्मी, ठीक है, टी मम्मी है। एम क्रॉस जे दिया हुआ है, एम क्रॉस जे का मतलब सर एम क्रॉस जे होगा तो एम होगा सिस्टर। देखिए एम यहाँ पे फीमेल हो गई ना, एम फीमेल हो गई, एम तो मेल होना चाहिए, ये फीमेल हो गई, तो ये तो हो नहीं सकता सर, ये काट दो। देख रहे हो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। अगला देखते हैं। ओके, टी माइनस एम दिया हुआ है। टी माइनस एम का मतलब क्या है सर, टी माइनस एम का मतलब है कि सर टी इसका पापा है। अब देखो एम का जेंडर मुझे अनस्पेसिफाइड है, एम का जेंडर मुझे नहीं पता वो मेल है या फीमेल, है ना। टी का जेंडर पता लग गया, एम का नहीं पता, तो ये भी आंसर हो नहीं सकता, तो ये भी नहीं है। देख रहे हो कैंसिल हो रहा है सब। यहाँ पे देखिए टी माइनस एम दिया हुआ है, टी माइनस एम का मतलब है कि सर टी होगा इसका पापा, ठीक है। और एम डिवाइड बाई जे दिया हुआ है, एम डिवाइड बाई जे अगर होता है तो ये होता है इसका भाई। अच्छा एम यहाँ पे भाई है, इसका मतलब सर मेरा आंसर ए नहीं तो डी में है। तो मैं क्या करूंगा, अब एक ऑप्शन सॉल्व कर दूंगा, अगर वो हुआ तो वही आंसर होगा, वो नहीं हुआ तो अगला वाला मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। करते चलो ऑप्शन ए को सॉल्व करते इजी होगा, 3 है ना, इजी है, ठीक है। एम डिवाइड बाई टी का मतलब है सर एम इज द ब्रदर, मैं बोला सर एम जो भी है वो होगा टी का भाई, हो गया। नेक्स्ट टी माइनस आर दिया हुआ है, टी माइनस आर का मतलब क्या है सर, टी माइनस आर का मतलब होगा सर टी इज द फादर ऑफ आर, तो टी होगा फादर ऑफ आर। तो यहाँ पे क्या एम इसका नेफ्यू दिख रहा है, नहीं सर ये तो उल्टा हो गया, है ना, आर नीचे आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता। मीन्स ए कैन नॉट बी दी आंसर, बचा डी, डी हो गया इसका आंसर। तो स्मार्ट वर्क करना है ना, इसको सॉल्व बिल्कुल नहीं करना। बहुत एस्पिरेंट्स क्या करेंगे जिसको आइडिया नहीं है, वो इन सारे ऑप्शन को सॉल्व करेगा फिर जाके आंसर देगा ए, वो डी, सॉरी, राइट। बट यू आर स्मार्ट, आपका काम यही रहेगा कि सबसे पहले आपको जेंडर से ऑप्शन को छाटना है। ओके, अगर ऑप्शन हट गया तो ठीक है, नहीं हटा तो कोई दिक्कत नहीं, तब हम सॉल्व कर लेंगे। फिर भी आपको सारे ऑप्शन सॉल्व नहीं करना, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे बस एक एलिमिनेट हुआ, बाकी सब रह गया, 3 रह गया ना, तो 3 में आपको बस 2 सॉल्व करना है। और 2 भी नहीं, कभी कभी लक होता है ना, तो कोई एक नंबर सॉल्व करते हैं आपको आंसर मिल जाता है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, सो मोटिवेट के सर हम अपने मेहनत को कैसे कम यूज करें, हाउ टू यूटिलाइज आवर हार्डवर्क इन अ स्मार्ट वे। ओके, दैट इज द थिंग दैट वी नीड। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये है हमारे ऑर्डर्स एंड रैंकिंग का क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, ऑर्डर्स एंड रैंकिंग कहते हैं इसे, या फिर सिंपली रैंकिंग टेस्ट भी कहा जाता है इसे, ठीक है, रैंकिंग टेस्ट। ठीक है सर, देखिए क्या दिया हुआ है। सर बोला है यहाँ पे कि हमारे पास है एक रो जिसपे कोई लड़कियां बैठी है, इन अ रो ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो एक रो बना देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला एंड ऑल यूज नहीं करेंगे, कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगे, ठीक है। एक रो है जहाँ पे सुजाता इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट ये होता है, राइट ये होता है, तो सुजाता को यहाँ रख देता हूँ। सर मान लो सुजाता यहाँ पे है एंड शी इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, ये 10 नंबर पोजीशन है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से दिस 10 नंबर पोजीशन, नोट किया, ठीक है। एंड नम्रता इज 9th फ्रॉम द राइट, तो नम्रता को रख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज नम्रता एंड शी इज व्हाट सर 9th फ्रॉम द राइट, 9th फ्रॉम द राइट साइड। ओके सर, डन। नेक्स्ट, इंटरचेंज देयर पोजीशन। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंटरचेंज किया पोजीशन। इसका मतलब ये है कि हमारे जो ये रो है ना, ये रो पे अभी क्या हो रहा है कि सर ये एस यहाँ पे आ गया और एन आ गया यहाँ पे। इंटरचेंज का मतलब यही होता है कि दोनों ने एक दूसरे का पोजीशन अदला बदली कर दिया। इंटरचेंज करने के बाद देखा गया है कि सर सुजाता जो भी है, सुजाता शी बिकम्स 23rd फ्रॉम द लेफ्ट। अच्छा, इंटरचेंज करने के बाद का पोजीशन दिया हुआ है सुजाता का, दैट ये हो गई सर 23rd फ्रॉम द लेफ्ट। ओके सर, डन। हमें निकालना है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो, टोटल कितने लड़कियां बैठे हैं वो निकालना है। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है इस पे। कॉन्सेप्ट ये होता है कि देखिए सीट जो है वो अभी भी वही है, बस इंसान वो सीट पे जाके बैठा है। इट्स लाइक सिनेमा हॉल टिकट है ना, आपने मान लो आप यहाँ पे बैठे, आपके दोस्त यहाँ पे बैठे, इंटरवल के बाद आप दोनों ने इंटरचेंज कर लिया अपना सीट, तो सीट नंबर वही रहेगा। मतलब अभी भी अगर मैं बोलूँ तो सर अभी भी इस पर्टिकुलर फिगर पे ना ये 10 नंबर सीट ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं।
ऐसे तो नहीं है कि ना आप चेंज कर रहे हो, सीट को लेकर जा रहे हो साथ में, है ना, सीट उखाड़ के निकल रहे हो, नहीं ना, सीट वही है, बस आदमी इंटरचेंज हो रहा है। तो इसलिए ये 10 ही होगा और ये मेरा होगा 9। आप ऑर्डिनल रैंकिंग में आप एक चीज़ याद रखना, जब एक इंसान का 2 पोजीशन पता हो मुझे, तो मैं टोटल निकाल सकता हूँ, है ना। व्हेन आई नो 2 पोजीशन ऑफ 1 पर्सन, आई कैन गेट द टोटल। टोटल कैसे निकालते हैं सर? टोटल हम निकालेंगे ऐसे, आपको दिमाग पे रखना है 1 पर्सन 1 पोजीशन। तो मैं लेता हूँ 23। अगर मैं 23 लेता हूँ तो देखिए 23 नंबर पे खुद एस बैठा है ना, तो 23 पे आपका एस ऑलरेडी आ चुका है, एस इज ऑलरेडी देयर, ठीक है। इस पे अगर मैं कर देता हूँ प्लस ऑफ 9, ये और ये, है ना, 9 प्लस करूंगा तो दिक्कत ये है कि सर 9 करूंगा ना तो एस आपके फिर से आ जाएगा, बिकॉज 9 पे फिर से एस बैठा हुआ है। तो आई कैन नॉट एड 9, आई हैव टू एड व्हाट सर? 9 के पहले जो भी है, 9 के आगे कितने होंगे? 8 लोग होंगे ना, 8 लोग होंगे तब जाके वो 9 पे आएगा, तो यहाँ पे ऐड करना होगा +8। तो इससे आपको मिल जाएगा आंसर 31। 31 लोग बैठे हुए इस पर्टिकुलर रो पे। बट एट दी एंड बहुत लोग शायद फॉर्मूला से करते हैं इसे, तो आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है ये T = L+R -1, लगा दीजिए। लेफ्ट साइड से है 23, राइट साइड से है 9 -1, आपको आंसर यही दिखेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट से है और ये है फॉर्मूला, आपकी मर्जी है, देख लीजिए। ओके दोस्तों, रीजनिंग पार्ट हो चुका है। आइए शुरू करते हैं हमारे मैथमेटिक्स पोर्शन को। लेट्स स्टार्ट विद आवर मैथमेटिक्स पोर्शन, ठीक है। रेडी हो? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। सर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, आप उस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो, बट मैं वो फॉर्मूला सजेस्ट करता नहीं हूँ, ठीक है। हम करेंगे इसको बेसिक से। देखिए क्या दिया हुआ है, इफ ए अलोन कैन डू अ जॉब इन 40 days, बी अलोन कैन डू द सेम जॉब इन नेक्स्ट डेज, ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम जॉब इन 8 days। मतलब सिंपल कहानी है कि सर बी अगर अकेला इसी काम को करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा। मतलब ठीक है भाई, वेरी इजी क्वेश्चन। हम बोलेंगे सर सबसे पहले देखिए एक चीज़ दिमाग पे रखना कि सर जो मेरा वर्क होता है, टोटल वर्क जो होता है सर, वो होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। ओके, टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो अगर मुझे टाइम निकालना हो, है ना, तो मुझे वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी चाहिए, ये होगा, ठीक है। ओके, अब इसके लिए भूल जाओ, अभी दिमाग पे ये रखो कि सर मुझे क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए ए का अकेला का काम दिया हुआ है। सर ए अकेला जब काम करता है तो वो काम को खत्म करता है कितने दिन में सर? 40 दिन में खत्म करता है, ठीक है। बी का काम मुझे निकालना है, हमें और साथ में दिया हुआ है। ए बी साथ में जब काम करते हैं सर, ए बी साथ में जब काम करते हैं तब उनका काम खत्म होता है कितने दिन में सर? 8 days में खत्म होता है ना। हम लोग सर ये क्या है सर? ये हमें टाइम दिया हुआ है। आप दिमाग पे हमेशा रखना कि सर टाइम दिया हुआ है तो मुझे वर्क और एफिशिएंसी देना होगा, ठीक है। सर आप मुझे एफिशिएंसी दो और आप मुझे वर्क दो, मैं कुछ भी हो निकाल दूंगा, ठीक है। अब हमें इस पे अज्यूम करना होता है वर्क को। अब वर्क को एक्स मानोगे तो आप अपने लिए परेशानी बढ़ाओगे, तो वर्क को क्या मान लेना है? चुपचाप से आप इन दोनों का एलसीएम को मान लो वर्क। 40 और 8 का एलसीएम जो बनेगा मेरे दोस्त, वो बनेगा कितना? आई होप यू नो व्हाट इज एन एलसीएम, है ना, ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो और वो सबसे छोटा हो। तो ऐसा एक ही नंबर होगा सर, वो होगा 40, है ना। 40 40 से डिवाइड हो जाएगा और 40 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, एलसीएम। ऐसे भी कर सकते हो आप चाहो तो, 48 ऐसे कर सकते हो, है ना। 8 5 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8, यही होगा। तो एलसीएम क्या होगा सर? एलसीएम मेरा हो जाएगा 8 × 5 40, हो गया बस। तो अब आप ये सोचो सर एफिशिएंसी कैसे आएगा? एफिशिएंसी का मतलब है कि सर 40 में मैं क्या मल्टीप्लाई करोगे? 40 है, मैं ऑब्वियसली आप 1 मल्टीप्लाई करोगे, 40 × 1 इज 40, है ना। सिमिलरली 8 × हाउ मच इज 40? 8 × 5 इज 40, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सर टाइम जो होता है वो वर्क बाय एफिशिएंसी होता है। तो आपने मुझे बोला कि सर बी का टाइम बताओ, बी का टाइम। तो सर अगर मुझे बी का टाइम बताना हो, टाइम टेकन बाय बी, तो सबसे पहले आपको मुझे देना होगा काम और एफिशिएंसी। काम तो मेरे पास है सर, 40 काम करना है बी को, ठीक है, बी को करना है 40 काम। खाली एफिशिएंसी हमें नहीं पता, तो एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे। कैसे? यहाँ से देखो सर, ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? ए का एफिशिएंसी कितना है सर? ए का एफिशिएंसी 1 है और ए और बी का एफिशिएंसी कितना है सर? 5 है। तो अगर मैं इस ए के जगह पे 1 डाल दूँ, मेरा बी का एफिशिएंसी आ जाएगा ना? हाँ आ जाएगा सर। तो 1 + b = 5 हो जाएगा। इसका मतलब बी कितना आएगा सर? देखिए ये 1 वहाँ जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 - 1 हो जाएगा 4। तो बी का एफिशिएंसी कितना आ गया सर? ये एफिशिएंसी है, ये 4 है। बी का 4 डेज नहीं होगा, फिर ये 4 इसका एफिशिएंसी है। दैट मीन्स बी विल टेक हाउ मेनी डेज? तो बोला सर टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना है? 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए सर, आपको मिलेगा 10 दिन। तो मतलब सर बी को लगेगा टोटल 10 दिन टू कंप्लीट दिस वर्क। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। बी को लग जाएगा 10 days टू गेट दिस पर्टिकुलर वर्क डन। ओके, ईजी है। तो हमेशा ऐसे ही करना, आप हमेशा टाइम वर्क एफिशिएंसी में आप ये ध्यान देना कि मुझे एग्जाम में क्वेश्चन, एग्जामिनर हमेशा टाइम दिया होता है, टाइम दे देता है। तो टाइम दिया हुआ है तो आप मुझे दो एफिशिएंसी और वर्क, बस ऐसे दिमाग पे रखना,
ठीक है, कुछ भी हो जाए, अगर एफिशिएंसी दिया हो तो टाइम वर्क निकाल लूंगा, वर्क दिया है तो एफिशिएंसी टाइम निकाल लूंगा एंड सो ऑन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अ पर्सन क्रॉसेस 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, हिज स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर इज व्हाट? चलिए सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन हमें आना चाहिए। ओके, तो आपको, अगर आपको पता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकंड बनाना हो, तो मैं करता हूँ सर 5/18 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, इसी हिसाब से सर अगर मैं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाना चाहूँ तो आप इस 5/18 को उस साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो मैं सिंपली बोलूँगा कि सर 1 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर बनाना हो तो आपको 18/5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा टू गेट किलोमीटर्स पर आवर। बस ये कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं सर। सर स्पीड क्या होता है? सर स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, है ना? ठीक है सर, तो स्पीड कितना आएगा सर? डिस्टेंस कितना है सर? 600 मीटर, डिवाइड बाय टाइम कितना है सर? टाइम है मेरा 5 मिनट्स। अच्छा सर, मुझे मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर बनाना आता है ना? अब मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर अगर बनाना हो तो सबसे पहले मुझे इसको सेकंड बनाना होगा, सेकंड, है ना? 5 मिनट है तो सर अगर मिनट को मैं सेकंड बनाऊं तो यहाँ पे कितना करूंगा? मल्टीप्लाई। 1 मिनट में 60 मिनट्स होता है, 60 सेकंड्स, तो यहाँ पे इंटू 60 सेकंड कर दूंगा। मीटर पर सेकंड बन गया। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर अगर बनाना हो तो ये पूरे टर्म में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना सर? 18/5। 18/5 मल्टीप्लाई करते ये पूरा टर्म आपका बन जाएगा किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, और ये मीटर पर सेकंड आपका हट जाएगा। गॉट इट? इजी। तो काट लो अभी। 60 से 600 काटोगे 10 बार जाएगा, 5 से 10 काटोगे 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 बार जाएगा। तो आई वुड से सर स्पीड जो आ रहा है वो आ रहा है 36/5, विच इज़ नथिंग बट 7.2 किलोमीटर्स पर आवर। इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इजी क्वेश्चन था, बट यहाँ पे टाइम आपको लग रहा है कन्वर्जन्स पे। ठीक है, जस्ट टू कन्वर्ट इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, इजी क्वेश्चन था, डुएबल था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये क्या दिया हुआ है सर? ये एक रेक्टेंगल है। ओके, देयर इज अ रेक्टेंगल जिसका लेंथ जो है वो ट्वाइस द ब्रेथ है। ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं। सर ये हमारा एक रेक्टेंगल है। ओके, ये लंबे साइड को हम कहते हैं लेंथ, छोटे साइड को कहते हैं ब्रेथ। अब लेंथ जो है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ बोला है, तो ब्रेथ को कुछ मान लो आप। मान लो मैंने ब्रेथ को मान लिया एक्स, अगर ये एक्स होगा तो ये भी मेरा एक्स हो जाएगा, है ना? ब्रेथ एक्स है तो लेंथ इसका ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, है ना? मतलब एक्स प्लस 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। ट्वाइस बोला इसलिए ये हो गया। हमें बोला है एरिया जो है सर वो 128 स्क्वायर फीट है। ठीक है भाई, 128 स्क्वायर फीट है। अब एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है सर? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ये हमें दिया हुआ है सर 128। यूनिट नहीं चाहिए, आंसर आपका खुद ब खुद आ जाएगा। तो मैं बोलूँगा सर ठीक है सर, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। तो बोलूँगा कि सर यहाँ पे लेंथ कितना है सर? लेंथ 2x है तो 2x डाल दो। ब्रेथ कितना है सर? ब्रेथ x है तो x डाल दो, इक्वल टू 128 हो गया सर। 2 को उस साइड लेके जाओ सर, डिवाइड हो जाएगा, ये एक्स एक्स मिलके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 128 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2 से ये काटोगे 64 बनेगा। तो देयरफॉर एक्स क्या होगा सर? आपको पता होना चाहिए कि सर स्क्वायर जब वहाँ जाता है तो बनता है आपका रूट, तो रूट ओवर 64 हो जाएगा। इसका मतलब 8 हो गया। मुझे निकालना क्या है? मुझे चाहिए द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ मतलब एक्स ही है, एक्स का वैल्यू 8 आ गया, 8 हो गया आंसर, 8 फीट। ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर, 8 फीट हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है? समझ आया ना? ब्रेथ जो भी है, ब्रेथ का डबल है लेंथ। तो यहाँ पे आप ए बी सी डी भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, मैंने एक्स ले लिया। ठीक है, ओके नेक्स्ट 4 को देखिए। इफ ₹150 इज डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 3:7 बिटवीन ए एंड बी, देन बी गेट्स हाउ मच? डायरेक्ट मेथड बताता हूँ आपको, एकदम शॉर्टकट मेथड। ठीक है, ए बी का जो रेशियो है वो है 3:7, है ना? मुझे क्या चाहिए? बी का वैल्यू चाहिए ना, बी। बी को कितना मिलेगा सर? बी को मिलेगा 7, 7 मिलेगा, है ना? तो ये टोटल पार्ट में से 7 पार्ट बी को जाएगा, है ना? मैं बोला सर कितना दिया हुआ है? मैं बोला सर मुझे दिया हुआ है 150 रुपीज़, ये टोटल है तो टोटल को यहाँ लिख दो, टोटल यहाँ लिख दो। हो गया, इसको डिवाइड करना होगा क्या से? मैं बोला सर टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या होगा सर? ए बी मिलाकर जो होगा, तो 3+7 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10। बिकॉज 150 मेरा टोटल है, ये टोटल किसके बीच में तोड़ना है? मुझे ए और बी के बीच में तोड़ना है ना, मतलब ए प्लस बी का वैल्यू है 150। क्लियर? तो 0 से 0 कट गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा आपका 105 रुपीज़। ऑप्शन नंबर सी। बट अगर ऐसा आपको समझ में नहीं आया तो ऐसे कर सकते हो, आप नॉर्मल मेथड यूज़ कर सकते हो।
नॉर्मल मेथड पे क्या होता है, हम वेरिएबल मान लेते हैं ना, यहाँ पे एक्स एक्स लगा देते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि सर मुझे दिया हुआ है टोटल, टोटल जो है 150, टोटल का मतलब होता है सर ए और बी मिलाकर, मतलब 3x प्लस 7x का जो वैल्यू है वो है 150, इसका मतलब सर 10x का जो वैल्यू है वो 150 हो गया, एक्स का वैल्यू कितना हो गया सर 10, वहाँ पे डिवाइड हो गया 15 हो गया ना 15। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बी, तो बी कितना है सर, बी है 7x, तो दैट मीन्स बी कितना होगा सर 7 इंटू ये 15 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया 104। बट यूज दिस मेथड, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। ए बोलता तो यहाँ पे ए लिख देता, ओके, और पीछे में हमेशा जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। कभी यहाँ पे डिफरेंस बोलता, अगर डिफरेंस ऑफ ए एंड बी ये है, तो यहाँ पे ए माइनस बी करके लिख देता, मतलब 3 माइनस 7 4 लिख देता है यहाँ पे, टोटल है इसलिए प्लस, डिफरेंस होता तो माइनस करके यहाँ पे नीचे में लिख देता, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ठीक है सर। हम बोलेंगे सर प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है सर, दिया हुआ है द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 मैंगोज इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगोज। तो हमें सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दोनों नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ कि सर एक मैंगो का जो सेलिंग प्राइस है उसको मान लेता हूँ सर SP रुपीज़, ठीक है। और सिमिलरली एक मैंगो का जो कॉस्टिंग है कॉस्ट प्राइस है वो है CP रुपीज़। तो इसका मतलब है कि सर 8 मैंगो का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 8 मैंगो का सेलिंग प्राइस मेरा हो जाएगा 8 SP, सिंपल है ना। एक चिप्स 10 रुपये, तो 8 चिप्स का दाम कितना 8 इंटू 10, वैसे एक मैंगो SP रुपीज़, तो 8 मैंगोज 8 SP। सिमिलरली हम बोलेंगे कि सर यहाँ पे 12 मैंगो का कॉस्टिंग कितना आएगा, 12 मैंगो का कॉस्टिंग जो आएगा सर वो आएगा 12 CP रुपीज़। अब हमें बोला है कि सर ये 8 SP इक्वल टू 12 CP है, देखिए 8 मैंगो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 12 मैंगोज, मतलब 8 SP इक्वल टू 12 CP हो गया। हम रेशियो निकालेंगे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस को यहाँ लेकर आओ, तो ये होगा सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना है सर, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ये 8 वहाँ पे चला जाएगा, 8 आ गया यहाँ पे, इसको काट लीजिए, छोटा कर दीजिए सर, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, मतलब 3/2 आ रहा है, हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज, है ना। तो सेलिंग प्राइस 3 दिख रहा है मुझे और कॉस्ट प्राइस 2 दिख रहा है, तो हमारे से कितना का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होगा मेरा कितना 3 माइनस 2, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, है ना। कितने में, है ना सर, 3 और 2 में 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने में, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस लेना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 2 रुपये, 2 में, और क्या ये फ्रैक्शन है, कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो इंटू 100 कर दो, से इसका मतलब है 50% का प्रॉफिट हो गया, बस सिंपल है। बहुत लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर रहे होंगे, बट उससे पहले हम निकाल के आंसर दे देंगे, ठीक है, उससे पहले ही आंसर निकाल के दे देंगे, बिकॉज सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो अगर आपको, तो उसको आपको कंपेयर करना होगा कॉस्ट प्राइस के साथ, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो फॉर्मूला अगर चाहिए तो लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर SP माइनस CP डिवाइडेड बाई CP इंटू 100, यू कैन यूज दिस, है ना। यहाँ पे 3 डाल देना, यहाँ पे 2 डाल देना, सॉल्व कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, चलिए। इफ PQR हायर टैक्सी फॉर 680 and use it for 3 5 9 hours respectively, then the higher charge of Q, सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन, वो रेशियो वाला जो था यहाँ पे भी रेशियो ही है, हम इसको रेशियो की तरह मान सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कर दूं, ठीक है, क्या निकालना है हमें सर, द हायर चार्ज पेड बाय क्यू ने कितने चार्ज पे किया होगा, तो सबसे पहले क्यू ने कितने घंटे यूज़ किया सर, क्यू ने यूज़ किया है 5 घंटे, बीच में क्यू है ना, तो 5 घंटे के लिए यूज़ किया होगा क्यू ने, ठीक है। ओके, हमें कितना दिया हुआ है सर, हमें टोटल जो प्राइस दिया हुआ है, टोटल प्राइस जो है फेयर का वो है 680, ये क्या है सर, ये टोटल है ना, टोटल का मतलब ABC का पैसा मिलाते हुए, तो कितना होगा सर 5 3 + 5 + 9 कितना हो गया 8 9 हो गया 17 हो गया, बन गया डायरेक्ट, है ना। तो 17 से 4 बार कटेगा ये, और यहाँ पे 0 लगा दो, आपका आंसर आ गया 200 रुपये। देखो कितना टाइम बच रहा है ना, कितना टाइम बच रहा है। बट बाकी बच्चे ऐसे करेंगे, PQR लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3x 5x 9x हो गया, और फिर प्लस करेंगे इक्वल टू 680 करके टाइम वेस्ट करेंगे, और उसी के पहले हम आंसर देते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। तो क्यू का चाहिए, इसे मैंने क्यू लिखा, उस केस में ए था तो मैंने ए लिखा था, है ना। यहाँ पे पी बोलता तो पी लिख देता, पी का वैल्यू, पी कितना है सर 3 घंटा, तो 3 लिख दो, इंटू 680 टोटल है, ये टोटल है बोलते हुए यहाँ पे टोटल लिख देंगे, टोटल जो भी है प्लस कर देना यहाँ पे, क्लियर। अगले में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, क्या है यहाँ पे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 120 फीट अबव द सी लेवल, चलिए हम बोले सर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे, ठीक है सर, वेरी इजी है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको हमेशा जरूरत पड़ेगा डायग्राम का, डायग्राम बना लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ईजी रहेगा। हम बोलेंगे सर देखिए,
हमारे टॉप ऑफ द लाइट हाउस 150 अबव द सी लेवल है। मान लीजिए ये हमारा सी लेवल है ना, इसके ऊपर 120 फीट अबव, ये 120 फीट हो गया, ये हमारा लाइट हाउस है, ठीक है, ये लाइट हाउस है। ओके, सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहे हैं ऑफ द बोट इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है कि सर यहाँ से ये जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ओके, ये लाइन ऑफ साइट से अगर मैं ऊपर देखता हूँ तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये लाइन ऑफ साइट की जब मैं नीचे देखता हूँ तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मतलब ये है कि सर यहाँ पे जो ये एंगल जो आ रहा है यहाँ पे है ना, ये एंगल जो आ रहा है सर ये होगा 60 डिग्री के बराबर, इसी को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। इसी एंगल पे जब मैं इसको देखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे एक नाव, ये है हमारा बोट, ये हमारा है एक बोट, ठीक है, यहाँ पे हमारा बोट है। हमें पूछा है हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है हमें। तो ये हमारा बोट है और ये हमारा लाइट हाउस है, ये डिस्टेंस कितना है ये पूछा है, इसको एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। हम लोग ओके सर, सबसे पहले देखिए हमें ये एंगल बाहर इसको अंदर लाना होगा, है ना। अगर आप नोटिस करोगे तो ये देखिए पूरा एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर है, 90। तो ये अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 30 हो गया, 30 डिग्री हो गया, है ना। आप चाहते हो तो ये एंगल को नीचे भी ला सकते हो, बट इतना करने का जरूरत नहीं, इसी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री का रूल ये होता है कि सर हमारा जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल ये बन रहा है, ठीक है। अब जो एंगल यहाँ पे, अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है तो इस एंगल के बेसिस पे हम लोग ऐसे ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और एंगल हमेशा एक चीज़ ध्यान देना, एंगल हमेशा मेरा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है, ऑलवेज बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इस केस में सर एंगल यहाँ पे बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा सर, ये 120 जो है सर ये मेरे बेस की तरह एक्ट करेगा, और ये जो है सर ये मेरा परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा, इसके साथ इसको कॉम्बाइन करके देखो। और ये जो है सर ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, तो मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। अब मुझे ये बताओ कौन सा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता है जो मुझे बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन देता है। तो वो ऐसा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बस टेन थीटा होता है ना। वी नो दैट सर टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। तो सर टेन 30 डिग्री निकालना है, तो टेन 30 डिग्री कितना होगा, टेन 30 डिग्री जो होगा सर वो होगा परपेंडिकुलर बाय, परपेंडिकुलर कितना है सर, ये है एक्स, ये निकालना है मुझे, और बेस कितना है सर 120, बस ये सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। अब टेन 30 का वैल्यू कितना होता है सर, टेन 30 होता है 1/√3, है ना। सर टेन 30 इज माई 1/√3, और ये इक्वल टू एक्स बाई 120 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सर 20 को वहाँ लेके जाओ तो एक्स क्या आएगा आपका 120 डिवाइडेड बाई √3। अब मैथ्स का रूल होता है कि सर इरेशनल नंबर्स को हम डिनोमीटर पे नहीं लिखते, इरेशनल नंबर को हम डिनोमीटर पे नहीं लिखते, तो उसको रैशनल बनाने के लिए हमें इनको मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। मल्टीप्लाई करना होगा सर जो नीचे में √3 से आप दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, कर लिया, ठीक है सर। तो यहाँ पे एक्स कितना आ गया अभी, तो सर 120 हो गया इंटू √3, ये तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, नीचे में सर √3 इंटू √3 मिलके बन जाएगा 3, है ना। √3 इंटू √3 इज 3, 3 से इसको काट लो सर, 3 से इसको काट लिया मैंने, बोला सही हो गया 40। इसका मतलब है सर जो एक्स मेरा आ रहा है वो होगा 40√3 किलोमीटर मीटर जो भी है, ये इसका आंसर बनेगा जो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन बी हो गया, क्लियर है, सिंपल है ना, ठीक है। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलूंगा तो लाइन ऑफ साइट के नीचे की तरफ एंगल, एंगल एलिवेशन बोलूंगा तो लाइन ऑफ साइट के ऊपर वाले एंगल को, ठीक है। ये बन गया हमारा फिगर और आंसर। नेक्स्ट, ओके इसे देखते हैं सर, आइए। इन व्हाट रेशियो इज वीट कॉस्टिंग 72 पर केजी बी मिक्स्ड विथ वीट कॉस्टिंग इतना टू प्रोड्यूस अ वीट। तो ऐसे क्वेश्चन में हम एलिगेशन लगाते हैं। ओके, आप चाहते हो तो बेसिक से कर सकते हो, है ना, ए भी मानते हुए सॉल्व कर सकते हैं, बट इतना टाइम हमारे पास है नहीं, तो हम आपको एलिगेशन लगाना सिखाते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, ऐसे जब भी क्वेश्चन दिखेंगे कि इसको इसके साथ मैंने मिक्स करके इस रेशियो पे मैंने बेचना है, या इसको इसको कितने रेशियो पे मिक्स करूंगा ताकि मेरा ये प्राइस का मिक्सचर बन जाए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे केस में आपको लगाना है एलिगेशन, ठीक है। दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, एलिगेशन लगाना है। कैसे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि सर मैं यूज़ कर रहा हूँ 72 पर केजी का वीट, है ना, तो यहाँ पे 72 लिख दीजिए। ओके, नेक्स्ट फिर मैं मिक्स कर रहा हूँ किसी साथ, इसके साथ मिक्स कर रहा हूँ, तो 57 है तो 57 को यहाँ पे लिख दो। अब क्या है ना कि ये दोनों को मुझे ऐसे मिक्स करना है ताकि जो मेरा रिजल्टेंट वीट बने, रिजल्टेंट वीट मिक्सचर जो बने, वो उसको मैं बेच पाऊँ 63 रुपीज़ में। तो ये वाला कितना लूँ और ये वाला कितना लूँ, ये कहानी है। तो ऐसे केस में हम एलिगेशन लगाएंगे, तो एलिगेशन में क्या करना है, क्रॉस कर देना है, ठीक है। इससे इसको माइनस कर लो और इससे इसको माइनस कर लो, बस, ठीक है। छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, खत्म, ठीक है।
तो यहाँ पे बड़ा कौन है, 72 बड़ा है, तो 72 आगे आएगा, -63, सिंपल हो गया। यहाँ पे बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो 63 लिख दो, माइनस कर दो 57, बस हो गया। हमेशा बड़े वाले से छोटा वाला माइनस। और ये भी ध्यान देना कि आपका जो बीच का जो वैल्यू होगा ना, वो हमेशा इन दोनों के बीच में रहेगा, इन दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। इस हिसाब से करते हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है सर, 63 माइनस ऑफ 57 वुड बी 6 एंड दिस शुड बी हाउ मच सर, दिस शुड बी माई 9। अब इसको काट लो, छोटा कर लो सर, 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 3 बार, तो 2:9 रेशियो पे हम मिक्स करेंगे, इसका मतलब ये है। तो 2:3 इज ऑप्शन नंबर बी। सर बी पे हम देख रहे हैं कि 2:3 रेशियो पे हम इसे मिक्स करेंगे, क्लियर है। तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज एलिगेशन। अब एलिगेशन एक टॉपिक नहीं होता, आप ध्यान देना, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं सर एलिगेशन एक टॉपिक है, बट इट इज नॉट अ टॉपिक, इट इज अ मेथड। ओके, इट इज अ मेथड ऑफ डूइंग द थिंग्स। और एलिगेशन में छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो आप चाहते हो अगर एलिगेशन की क्लास अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपके लिए एलिगेशन क्लास लेकर आऊँगा, वहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा इन एलिगेशन। और ऐसा नहीं है कि एलिगेशन हम सब जगह लगा सकते हैं, कुछ टॉपिक्स में ही लगते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस पे लग जाएगा, आपका एवरेज पे लग जाएगा, ठीक है, बट सारे टॉपिक्स पे लगे ऐसा नेसेसरी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसको देखिए। ओके, अ कार कैन कवर 90 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स, ठीक है। तो सर एक गाड़ी है जो 90 किलोमीटर्स कवर कर रहा है 3 घंटे में, ओके। इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाई 15 किलोमीटर्स पर आवर, ओके, देन द टाइम टेकन बाई इट टू कवर द सेम डिस्टेंस इज हाउ मच। अच्छा, स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं, उस केस में इसका जो है पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सर टाइम फिक्स्ड है, ओके, टाइम इज सेम, है ना, बिकॉज टाइम सेम टाइम है सॉरी, टाइम हमें निकालना है, डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस इज फिक्स, ओके। सो वी नो दैट सर स्पीड इज व्हाट सर, स्पीड इज माई डिस्टेंस बाई टाइम, ओके। तो अगर मैं टाइम को इस साइड लेके जाऊँ तो डिस्टेंस क्या बनेगा, सी और टाइम के बराबर। और यहाँ पे डिस्टेंस जो है सर वो कांस्टेंट है, डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग, है ना। दैट मीन्स आई कैन से कि सर जो स्पीड और टाइम है वो कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। और जब भी कोई पैरामीटर कांस्टेंट के बराबर होता है तो आप उसके अलग अलग वेरिएबल का पैरामीटर निकाल सकते हो। मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ सर, S1T1 इक्वल टू S2T2, बस ये कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या बोला सर, अ कार कैन कवर 90 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स। इसे मैं स्पीड निकाल सकता हूँ इस गाड़ी का, है ना, इससे मैं स्पीड निकाल सकता हूँ गाड़ी का। तो कितने स्पीड में जा रहा है, तो बोलो सर स्पीड 1 जो है सर वो है 90 डिवाइडेड बाई 3। तो काटोगे तो कितना आएगा सर, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है। मतलब सर इस केस में वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है, ओके, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है। कितने टाइम सर, सर 3 घंटे के लिए वो ट्रैवल कर रहा है, देखो 3 घंटे के लिए वो ट्रैवल कर रहा है ना। अब मैंने क्या किया, सेकंड केस में मैंने स्पीड बढ़ा दिया बाई 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर तक नहीं, 15 किलोमीटर से बढ़ाओ इसको। तो सर 30 पे जा रहा था, इसमें और 15 किलोमीटर आप बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा कितना सर, 45 किलोमीटर के बराबर। तो बोला सर मतलब 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अभी जा रहा होगा, इंटू टाइम टू, ये हमें निकालना है, बस हो गया, सिंपल है ना। कर लो सॉल्व। सर T2 कितना आएगा सर, इसको इस साइड शिफ्ट कर लो, तो 30 इंटू 3 हो जाएगा, ये डिवाइड बाई 45 हो जाएगा। तो 5 से काटूंगा 9 टाइम्स, 5 से काटूंगा 6 बार, 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 2, तो मतलब 2 घंटा लगेगा सर। इसका मतलब है कि सर वो 2 घंटे में पहुंच जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो अगर वो सर अपना स्पीड कितने किलोमीटर से बढ़ाएगा, 15 किलोमीटर से अगर बढ़ाएगा तो वो सर 2 घंटे में पहुंच जाएगा, जो पहले में उसको लग रहा था 3 घंटा, ओके, ठीक है। हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ जब कॉन्स्टेंट के बराबर होता है तब उसको इक्वेट कर सकते हो ऐसे, इजी को इक्वल टू S3/S3T3 भी कर सकता हूँ मैं, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, फिजिक्स का रूल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चलिए इसको करते हैं। इफ x² प्लस वाई स्क्वायर इज 13, ठीक है, एंड x प्लस वाई इज माई 5, देन xy कितना होगा। सिंपल मेथड बताता हूँ, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है ना। ऐसे केस में आप सिंपली इसको दोनों साइड पे स्क्वायर कर दो, खुद आएगा आंसर। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 है सर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या होगा सर, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा एक, यहाँ पे भी एक स्क्वायर आ जाएगा, आया, स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का जब फॉर्मूला लगाओगे आप तो क्या होगा सर, a² प्लस b² प्लस 2ab हो गया, इक्वल टू 25 स्क्वायर का मतलब होता है 25, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमें प्यार से दिया हुआ है एक्स प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू, एक्स प्लस वाई स्क्वायर कितना है 13 है, तो यहाँ पे 13 लिख देते हैं, प्लस 2xy इक्वल टू 25 हो गया। अब इस 13 को आप उस साइड लेके जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो 2xy कितने के बराबर, 2xy मेरा आएगा 12 के बराबर, 25 दिस 13 गोज देयर, माइनस 13 वुड बी 12, है ना। तो xy कितना आ गया, xy निकालना है मुझे 6, हो गया, आपका आंसर आ गया।
6 ऑप्शन नंबर। देख रहे हो कितने आराम है ना, इजीली वी आर सॉल्विंग। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आइए सर। ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बहुत बार देखा गया है, तो मैंने सोचा आज चलिए ज्योमेट्री का एक सिंपल क्वेश्चन डाल देता हूँ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। हमारे जो ये कुछ दिन चलेंगे ना सीरीज, आप खुद देखिए लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस कैसे बढ़ता जाता है। एंड तक आप खुद शौक हो जाओगे कि आप कैसे लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो। आइए इसको देखते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर ओपी इज परपेंडिकुलर टू कोड ए बी। अच्छा, ओपी इज परपेंडिकुलर, जब भी कोई लाइन आपका परपेंडिकुलर होता है ना, एक कॉर्ड है, जैसे ए बी जो कॉर्ड है ना, ये इसको कॉर्ड बोलता है, कॉर्ड। कॉर्ड में जब भी मैं सेंटर से परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट ये होता है कि सर ये और ये जो है ना, ये इक्वल होता है, हमेशा इक्वली वो सेग्रीगेट होता है, बिकॉज इज अ मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि सर एपी जो है ना, एपी वो ना बराबर होगा पीबी के, बिकॉज यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया नीचे सेंटर से। ठीक है, अच्छा फिर क्या दिया हुआ, इफ ए बी इज 8 सेंटीमीटर। चलो ये पूरा ए बी का जो डिस्टेंस है सर, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है सर, ये मुझे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ओके सर, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओ इज द सेंटर ऑन ओपी इज 3 सेंटीमीटर। चलो ओपी भी दे दिया है, चलो बहुत अच्छा बात है सर, ये भी दे दिया है हमें, ये 3 सेंटीमीटर है। मुझे निकालना है रेडियस। अब रेडियस क्या होता है सर, सेंटर से सर्कल के बाउंड्री का डिस्टेंस, मतलब ये निकालना है, हम निकाल लेंगे सर, है ना। यहाँ पे मुझे प्यारा सा एक ट्राइंगल दिख रहा है, हम लोग ऐसे ये ट्राइंगल को मैं बाहर निकाल दूं यहाँ से, तो ये मेरा ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा, है ना। ये हमारा रेडियस है। आप इस साइड से भी निकाल सकते हो, इसको भी आप आर मान के सॉल्व कर सकते हो। यू कैन टेक दिस आर ऑल्सो, बट मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है, हो गया, आर आ गया। ये पार्ट कितना है सर, ये मेरा 3 है, तो 3 लिख दो। ये अगर दे दोगे आप तो सर हम निकाल लेंगे प्यार से। ये कितना होगा सर, देखिए ये पूरा 8 है ना, ये पूरा 8 है, तो ये कितना होगा सर, इसका आधा होगा ना, आधा, देखो हाफ हाफ, तो मतलब 8 का हाफ वुड बी 4, दैट मीन्स दिस वुड बी 4 किलोमीटर, 4 सेंटीमीटर जो भी है। अब जैसे मुझे दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और सर दो साइड पता है, थर्ड साइड निकालना है, हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। यस, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है सर, सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर करो तो वो बराबर होगा बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम का, मतलब 3 स्क्वायर कर दो प्लस 4 स्क्वायर कर दो, तो आर स्क्वायर कितना आ गया सर, 3 स्क्वायर का मतलब होता है 9, 4 स्क्वायर का मतलब होता है 16, तो आर स्क्वायर मेरा बनेगा 25 के बराबर। इसका मतलब है सर मेरा जो आर होगा, स्क्वायर वहाँ जाके रूट बनेगा, तो आएगा कितना, रूट 25, दैट इज योर 5 हो गया, 5 हो गया, 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अब इतना करने की जरूरत है नहीं, आपको समझा रहा हूँ बोल के मैं कर रहा हूँ। एग्जाम में याद रखना कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, जैसे आपके 3 4 के साथ 5 का ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, वैसे ही 6 8 के साथ आपका 10 का बनता है। ओके ठीक है, तो ऐसे कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं जो यहाँ पे बनते हैं, उनको आप याद करोगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, और जैसे आई थिंक 12 1 2 3 21, हाँ ठीक है, वैसे कुछ ट्रिपलेट्स बनते हैं आपके, है ना। वो साइड ट्रिपलेट्स अगर आप याद करते हो तो ईजी रहता है, जैसे यहाँ पे 3 4 है तो 3 4 का 5 हो गया। ठीक है, वैसे अगर 6 8 होता तो 6 8 का 10 हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट। वैसे आपका 5 और 12, 5 12 का 13 बनता है, वही बताने वाला था। चलिए ये देखिए। ओके सर, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ सर, देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोल रहा हूँ, हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं कि सर मान लीजिए मेरे पास है एक सर्कल, सर एक सर्कल है मेरे पास, है ना। ये सर्कल को मैं 4 पार्ट में तोड़ देता हूँ ऐसे, सर यहाँ से यहाँ काट लीजिए, यहाँ से यहाँ काट लीजिए, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ का जो ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट, ये इसी को हम कहते हैं सर, ये है मेरा क्वाड्रेंट, दिस इज माय क्वाड्रेंट। गॉट इट, ठीक है। हम बोलेंगे ठीक है, हमें निकालना है एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट, मतलब ये एरिया निकालना है मुझे, ये दिस एरिया आई हैव टू फाइंड, है ना। हम लोग ओके सर तो हम निकालते हैं सर, क्या है देखिए, हमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस है 22। सर्कमफ्रेंस जो है सर, ये पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, तो हम सर्कमफ्रेंस से रेडियस निकाल लेते हैं पहले। सर सर्कमफ्रेंस जो है सर, वो है 22 सेंटीमीटर, मतलब आई कैन से कि सर 2 पाई आर का जो वैल्यू है वो बराबर आ गया 22 सेंटीमीटर के। तो रेडियस आपका आ जाएगा, ये 2 पाई नीचे जाएगा, डिवाइड होगा, है ना। तो 22 डिवाइडेड बाई 2 पाई, पाई का मतलब 22/7 होता है, तो यहाँ पे इंटू 22 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू हो जाएगा आपका 7, हो गया। तो 22 22 कैंसिल हो गया, तो जो रेडियस आ रहा है मेरा वो आ रहा है 7/2 के बराबर। ठीक है, अब मेरे को चाहिए क्या सर, मेरे को चाहिए क्वार्टर सर्कल का एरिया, एरिया चाहिए। एरिया क्या होता है सर, सर एरिया जो मेरा होता है ऑफ अ सर्कल इट इज पाई आर का स्क्वायर।
लेकिन अब क्या हुआ, मैंने इसको ऐसे 4 भागों में काटा बोलने की वजह से क्या हो गया, आपकी एरिया जो है वो 4 पार्ट्स में टूट गए, है ना। देखो, आई हैव टू फाइंड 1 पोर्शन आउट ऑफ द 4 पोर्शन, तो यहाँ पे इंटू 1/4 कर दो, 1 आउट ऑफ 4 निकालना है, ठीक है। 1 पोर्शन आउट ऑफ टोटल 4 पोर्शन, इसलिए मैंने यहाँ पे 1/4 कर दिया। इसको कर लो, आंसर आ जाएगा। तो पाई कितना सर 22/7 है। रेडियस कितना आया सर 7/2 है ना, तो यहाँ पे 7/2 दो बार लिख देता हूँ, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई होना। और यहाँ पे इंटू 1/4 लिख दीजिए, बस ये आपका आंसर है ना। 7 से 7 होगा आपका कैंसिल, 2 से ये कटेगा, आपका आएगा 11, हो गया। इसका मतलब है सर 7 इंटू 11 इज 77, ये 2 4 ज़ा 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्यार से दिख रहा है ऑप्शन डी पे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बोलता हाफ ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पे 1/2 कर देते। बस आपको देना है वो फ्रैक्शन जिसका एरिया में निकालना। तो देखिए यहाँ पे 4 फ्रैक्शन दिख रहे हैं, 4 में से बस एक पार्ट निकालना है, इसलिए 1/4 आप कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 77/8। ओके, यहाँ पे आप वो भी लगा सकते हो, कौन सा सर, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 90, और ये पूरा एंगल कितना होता है, पूरा एंगल 360 होता है। तो आप ये भी कर सकते थे, इसमें ये नहीं करके ये भी कर सकते थे कि सर 90 डिग्री का पार्ट निकालना है आउट ऑफ 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने सेक्टर में पढ़ा होगा, सेक्टर सेगमेंट चैप्टर जो मैथ्स में उसका है। तो देखिए ये भी कट के ना आपको 1/4 ही होता है इनडायरेक्टली, है ना ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज, चलिए अच्छा बात है, हमने बोला कि सर हमारे पास एक सिलेंडर, सिलेंडर कैसा होता है सर, ये होता है सिलेंडर, ये होता है सिलेंडर, हो गया यस सर। सिलेंडर है, इस सिलेंडर का सर्कमफ्रेंस हमें दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस मतलब ये बाउंड्री जो है सर, ये बाउंड्री कितने का है सर, ये बाउंड्री जो है 132 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है सर। तो फिर हमें दिया हुआ है हाइट, हाइट कितना है सर 25 सेंटीमीटर के बराबर। तो मुझे निकालना है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। वाटर इट कैन होल्ड का मतलब ये है कि सर अगर मैं इसमें पानी भर दूं, पानी भर दूं तो कितना पानी इसके अंदर जा पाएगा। अब अगर आप ध्यान दोगे तो जब मैं इस पर पानी भरूंगा तो क्या होगा, आपका जो पानी है ना, पानी वो इस पर्टिकुलर शेप का ही फॉर्म में आएगा, है ना। ये सिलेंडर का ही शेप में आएगा, तो मतलब इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंडर। ओके, पानी भरने का मतलब है कि सब पानी किसके फॉर्म में आ रहा है, इसके फॉर्म में भरेगा। जैसे ये देखिए पानी का बोतल है ना, मैं बोला पानी का वॉल्यूम बता, तो वॉल्यूम बताने का मतलब ये बोतल का वॉल्यूम बता, बिकॉज पानी इसके अंदर है तो पानी इसका शेप ले चुका है ना। तो सिमिलरली जब यहाँ पे एक सिलेंडर है, यहाँ पे जब पानी भरूंगा तो ये पानी एक्चुअली इस सिलेंडर के शेप में आ गया, बस मतलब हमें इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। मेरे पास हाइट है, रेडियस हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें दिया हुआ है बेस का सर्कमफ्रेंस, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम बोलेंगे ओके सर, सो वी नो दैट सर सर्कमफ्रेंस जो होता है सर वो 2πr होता है, 2πr 132 के बराबर, ठीक है। तो रेडियस कितना आएगा सर, 132 को डिवाइड बाई 2 कर लेंगे इंटू पाई का मतलब 22/7 है, तो 22/7 होगा तो 7 ऊपर चला जाएगा, यही बनेगा, है ना। काट सकते हैं इसको, काट लो सर, 11 से काटेगा 2 बार, 11 से कटेगा 12 बार, 2 2 4 हो गया, 4 से काटा 3 बार, मतलब रेडियस जो आया वो आया है 21 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, यहाँ पे लगा दो, है ना। पाई मतलब 22/7 है सर, रेडियस का मतलब है कितना 21 का स्क्वायर, मतलब 21 इंटू 21, और एच जो है सर हाइट है 25, बस हो गया, ये आंसर है आपका, ठीक है। कितना आएगा सर, 7 से ये कट गया 3 बार, ओके। अच्छा अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लीटर्स पे, है ना, लीटर्स पे। अब बहुत अच्छा एग्जामिनर है, दिया भी हुआ है कि सर 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, है ना। 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा सर, 1/1000 लीटर के बराबर। तो बस यहाँ पे हमें डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ओके, विल डिवाइड बाई 1000। तो चलिए आपको मैं ट्रिक सिखाता हूँ, एक बढ़िया सा ट्रिक, ठीक है। क्या है कि देखिए यहाँ पे हम पहले इस पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 22 का मतलब होता है 11 इंटू 2, है ना, तो 2 इंटू 3 वुड बी 6, 6 इंटू 21 वुड बी हाउ मच सर, 6 इंटू 21 कर लो या फिर 6 लिख दो, चलो लिख देता हूँ मैं, 2 इंटू 3 6, 21 इंटू 25 कर लो सर, 21 5 जा वुड बी 105, 21 2 जा होगा 42, 42 10 इज 52, हो गया भाई। 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 11 इंटू 6 5 जा 30 हो गया, 6 2 जा 12 3 15 हो गया, 6 5 30 3150 हो गया, ठीक है। अब 11 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 11 का ट्रिक सिखाता हूँ आपको, देखिए
ये जीरो तो जीरो ही रहेगा। देखिए यहाँ पे 3 नंबर है ना, 3 है, 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 डिजिट बनेगा, 1 2 3 4, याद करना, ठीक है। पीछे में 5 है, 5 लिख दो, आगे में 3 है, 3 लिख दो। अब क्या करना है, चुपचाप से आगे से ऐड करते हुए चलना है। देखो 5 + 1 कितना हो गया, 6, 6 लिख दो। 3 + 1 कितना हो गया, 4, 4 लिख दो। बस आपका ये आंसर है। बट हमें चाहिए ये लीटर में, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब में आया ना, इसको अगर लीटर बनाना है तो मुझे ये डिवाइड करना होगा 1000 से, तब जाके लीटर बनेगा। तो 0 0 कट गया, 2 0 है तो 2 0 के पहले 1 2 यहाँ पे आएगा, तो 34.65 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। ओके ठीक है। तो टाइम बचाना हो तो ये छोटे मोटे नुक्स भी आपको आने चाहिए, ठीक है। चलिए अगले 2 क्वेश्चन बचे हमारे, लेट्स डू इट क्विकली। आइए फटाफट करते हैं। क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है सर, ऐसा ट्राइंगल जिसके 2 अपोजिट साइड होते हैं इक्वल, 2 साइड एडजेसेंट साइड होते हैं इक्वल, देन एंगल से हमें ये एंगल निकालना है। बहुत सिंपल है सर, ये एंगल निकालना है। अब ध्यान देना, जब आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, है ना, तो आपके ये अपोजिट एंगल्स भी सेम होते हैं। ये अगर एक्स है तो ये भी आपका एक्स बनेगा, और ये सिर्फ आइसोसेलेस पे होता है, ठीक है। आइसोसेलेस इक्विलेटरल होता है तो सारे इक्वल, आइसोसेलेस से कहते हुए ये 2 इक्वल, ठीक है। अब हमें पता है क्या कि सर ट्राइंगल का जो टोटल सम प्रॉपर्टी है, टोटल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री के बराबर होता है ना। तो हम लोग ऐसे यहाँ पे अगर मैं ये एंगल्स को देखूँ सर, इसको एंगल ए बोलूँगा, तो इसको बोलूँगा एंगल बी प्लस एंगल सी। ये 3 एंगल को जब ऐड करूँगा तो ये 180 के बराबर होगा। बस ए कितना है सर, ए है 70, बी है एक्स, सी है एक्स इक्वल टू 180, तो एक्स एक्स मिलकर 2x हो गया। 70 वहाँ जाके 180 माइनस 70 होगा 110, तो एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया मेरा 55 के बराबर हो गया, 55 डिग्री हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। क्लियर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप इट्स क्लियर। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी का ये रूल है। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एंडिंग विद अ सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, इन हाउ मेनी ईयर्स डज अ सम ऑफ रुपीज 12,500, ठीक है, ये प्रिंसिपल है मतलब, ठीक है, यील्ड अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 9,000, सिंपल इंटरेस्ट है 9,000, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल हो गया, एट अ रेट ऑफ 18%, ठीक है सर। सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला लगाएंगे तो ईजी रहेगा। क्या होता है फॉर्मूला सर, एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100, एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। हम बोले ठीक है सर, तो ऐसा ही कितना आएगा सर, प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल है 12,500, रेट कितना है सर, रेट हमें निकालना है, नहीं 18% है, सही है। टाइम हमें निकालना है सर, डिवाइड बाई 100 होगा। हाँ बोले सर सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, इसको डाल दीजिए वैल्यू, है ना, यहाँ पे डाल दूंगा कितना सर, 9,000, 9,000 दिया हुआ है 9,000। चलिए टाइम निकालना है, सबको उस साइड लेके चले जाओ, ये 100 यहाँ पे आएगा तो 9,000 इंटू 100 हो जाएगा, डिवाइड होगा क्या से सर, ये 2 नीचे आएगा तो ये होगा सर 12,500, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 18, बस ये होगा आंसर, है ना। काट लो पहले, 0 0 कट गया, है ना, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, ठीक है। 5 से काटो इसको, 5 1 जा 18 हो जाएगा, और 18 कट के हो गया 4 साल, हो गया 4 ईयर्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहा, ठीक है, यही सारे क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस करके अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा आपको, ठीक है। तो कल आइएगा, कल और अच्छे क्वेश्चन डाल के लाऊंगा यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। जैसे प्रॉमिस किया आपको, डेली यहाँ पे आपके लिए क्लास रहेंगे 10 बजे से, ठीक है। आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सो मेनली आई एम डूइंग दिस एज एन इनिशिएटिव टेकर ऑफ एंटायर नॉर्थ ईस्ट, कि सर ठीक है, अभी तक तो हम आसाम स्टेट को फोकस कर ही रहे थे हमारे अड्डा 24/7 नॉर्थ ईस्ट चैनल पे, बट नॉर्थ ईस्ट जो है वो फिजिबल नहीं हो रहा था उसके लिए, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए अब इसे बाकी स्टेटों में भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, स्टार्टिंग विद APSSB। तो 14 जून ज़्यादा दूर नहीं है, आने ही वाले एग्ज़ाम, तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ से करना है कीजिए, कहीं और से भी कर रहे हो कोई बात नहीं, कीजिए, ठीक है, यहाँ से भी कीजिए, कहीं और से भी कीजिए, बट बस प्रैक्टिस कीजिए। अभी का टाइम जो है वो प्रैक्टिस के लिए ही है, ठीक है। बाकी CGL के लिए जब आपके CGL एग्जाम्स होंगे अगस्त पे, उसके पहले मैं आपके लिए टॉपिक वाइज सेशंस भी लेकर आऊँगा यहाँ पे, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो इसलिए आपका काम ये रहेगा कि सबसे पहला काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है, और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिस ना हो, ठीक है। डेली यहाँ पे आपके लिए मैं क्लास लेकर आऊँगा फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, स्टार्टिंग विद दिस APSSB कांस्टेबल, फायर आर्म एंड टाइगर, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग। आई होप यू लाइक दिस सेशन, अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड जय हिंद, बाय बाय, सी यू ऑल टुमारो।